आज शाम ही सर्जेंट हमीद ने काफी हड़बों मचा रखी थी, लेकिन बात महज इतनी ही थी कि आज उसने नुमाइश जाने का प्रोग्राम बनाया था। कई बार इसने मुख्तलिफ रंगों के सूट निकाले और उन पर किस्म किस्म की टाइयां रखकर देखता रहा। इंस्पेक्टर फरीदी इसके बचपने पर दिल ही दिल में मुस्करा रहा था, लेकिन इसने दखल देना मुनासिब ना समझा। आज वो भी नुमाइश जाने के लिए तैयार हो गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आजकल वो कतई बेकार था, वरना इस जैसे मशगूल आदमी को खेल तमाशों की फुर्सत कहां, और वैसे भी इसे इन चीजों से दिलचस्पी ना थी। फुर्सत के औकात में वो ज्यादातर अपने पालतू जानवरों से दिल बहलाया करता था और फिर हमीद के चुटकुलों से भी लुत्फ अंदोज हुआ करता था। दूसरे लफ्जों में अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि हमीद भी इसके अजाफ खाने का एक जानवर था। हमीद इसका मातहत जरूर था, लेकिन इन दोनों के दरमियान किसी किस्म का रस्मी तकल्लुफ भी नहीं था, और यही चीज इसके दूसरे मातहतों को बहुत गरम गुजरती थी। अक्सर दबी जबान से अपनी खफगी का इजहार भी कर दिया करते थे, लेकिन फरीदी हमेशा हंस कर टाल देता था। बातीरों ने इस बात की कोशिश भी की कि सर्जेंट हमीद का किसी दूसरी जगह का तबादला करा दिया जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके, क्योंकि बड़े अफसरान को बहरहाल कोई काम फरीदी की मर्जी के खिलाफ करने में कुछ न कुछ तामुल जरूर होता था। यही वजह थी कि हमीद का तबादला किसी दूसरी जगह का ना हो सका, वरना सर्जनों के तबादले तो आए दिन हुआ करते थे। इंस्पेक्टर फरीदी एक जौहर शनास आदमी था। उसने पहले ही दिन हमीद की सलाहियतों का अंदाजा लगाया था, और फिर 2-3 मामलात में अपने साथ चांस देने पर तो वो इसका गिरविदा हो गया था। रफ्ता रफ्ता दोनों के ताल्लुकात बढ़ते गए, और फिर एक दिन वो आया कि हमीद इंस्पेक्टर फरीदी के साथ रहने लगा। इस वक्त वो इसकी कोठी में इसके नौकरों पर इसी तरह रोब जमा रहा था जैसे वो खुद इसी के नौकर। अब कौन सा सूट पहन रहे हैं? हमीद ने फरीदी से पूछा। कोई सा पहन लिया जाएगा, फरीदी ने कहा। कोई ऐसी खास बात तो नहीं, हमीद हंसकर बोला। नहीं, तुमने जरूर कोई नई हमाकत की है, फरीदी ने कहा। मैं मान नहीं सकता। बात दरअसल ये है कि आज, हमीद रुकते हुए बोला, बात यह है कि नुमाइशगाह तो महज बहाना है। क्या आपको नहीं मालूम कि आज खास प्रोग्राम है? सच कहता हूं, बड़ा लुत्फ रहेगा। तो ये बात है, फरीदी इसे घूरता हुआ बोला। अब ही तशरीफ ले जाइए, मेरे पास उन लग़वियात के लिए वक्त नहीं। खुदा की कसम मजा आ जाएगा। शहनाज के साथ इसकी एक सहेली भी होगी। अच्छा, फरीदी तंजिया अंदाज में सर हिलाकर बोला। ये शहनाज की आबिला है। बात यह है कि वो मेरी दोस्त है। यानी कि बात यह है, जी हाँ, बात यह है कि आपने कोई नया इश्क फरमाया। जी हाँ, अब तो समझते ही हैं। लेकिन मैं अब से कहता हूं कि इस बार 100% सच्चा इश्क हुआ है। बस ये समझ लीजिए कि मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। फरीदी ने तंजिया अंदाज में जुमला पूरा करते हुए कहा। और अगर जिंदा रह सकता हूं तो इस घर में नहीं रह सकता, और अगर इस घर में रह भी गया तो दिन रात रोने के अलावा और कोई काम ना होगा। हमीद हंसने लगा। अब चले हमीद, इसने कहा। खैर, चला जाऊंगा, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी तफरी चाहता हूं, लेकिन वहां मेरा किसी से तारुफ न कराना। चलिए मंजूर, हमीद ने मुस्कुराकर कहा। पहले नुमाइश चलेंगे। तकरीबन 1 घंटे तक नुमाइश का चक्कर लगाने के बाद वो लोग आलुकचुनो होटल की तरफ रवाना हो गए। आलुकचुनो का शुमार शहर के बड़े होटलों में होता था। यहाँ का सारा कारोबार अंग्रेजी तर्ज पर चलता था। यहाँ नाच भी होता था, जिसमें शहर के ऊंचे तबके के लोग हिस्सा लिया करते थे। दोनों ने आलुकचुनो पहुंचकर टिकट खरीदे और हॉल में दाखिल हो गए। सारा हॉल बरकी कुमकुमों से जगमगा रहा था और मौसीकी की लहरें फिजा में मुंतशिर हो रही थीं। पहला राउंड शुरू हो गया था। बेशुमार खुशपोश नौजवान जोड़े बगलगीर होकर हॉल के चौबी फर्श पर नाच रहे थे। हमीद और फरीदी पहला राउंड खत्म होने का इंतजार करने लगे। हमीद की बेचैन निगाहें इस भीड़ में शहनाज को तलाश कर रही थीं। अरे, ये शहनाज किसके साथ नाच रही है? हमीद ने एक जोड़े की तरफ इशारा करके कहा। फरीदी इधर देखने लगा। एक खूबसूरत लड़की रेशमी शलवार और फराक में मलबूस एक जामाजेब नौजवान के साथ नाच रही थी। फरीदी उसे गौर से देख रहा था।
जब वो दोनों उनके करीब होकर गुजरे तो शहनाज ने मुस्कुराकर हमीद को कुछ इशारा किया। हमीद ने मुंह फेर लिया और फरीदी मुस्कुराने लगा। बरखुरदार, अगर उन लग़वियात का शौक है तो ये सब भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो तुम्हारी बीवी तो नहीं कि तुम उस पर झुंझला रहे हो, और फिर ये तो मगरबी तहजीब का एक अहम जुज़्व है। कोई भी औरत किसी मर्द के साथ नाच सकती। हमीद अपना निचला होंठ चबा रहा था। नाराजगी की कोई बात नहीं, अगले राउंड में तुम भी नाच लेना, फरीदी ने कहा। नहीं, मैं अब नहीं नाचूंगा। क्यों? बस यूं ही दिल नहीं चाहता। आइए वापस चलते हैं, हमीद ने बेदिली से कहा। फिर आए क्यों थे? अजीब आदमी हो, यहां ठहरने को दिल नहीं चाहता। मैं तो अभी नहीं जा सकता, फरीदी ने कहा और सिगार सुलगा कर लंबे लंबे किश लेने लगा। खैर, फिर मजबूरी है, हमीद आहिस्ता से बोला। घबराओ नहीं, फरीदी मुस्कुराकर बोला। मुझे तुम्हारी महबूबा से कतई कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो इस आदमी में दिलचस्पी ले रहा हूं जो क्या नाम है इसका, हाँ, जो शहनाज के साथ नाच रहा है। हमीद फरीदी को हैरत से देखने लगा। क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? फरीदी ने हमीद से पूछा। नहीं, इसका नाम राम सिंह है और ये एक खतरनाक आदमी है। खुद को किसी रियासत का शहजादा मशहूर किए हुए है, लेकिन दरअसल एक खतरनाक मुजरिम है, फरीदी ने सिगार का किश लेकर कहा। ये सब आप कैसे जानते हैं? हमीद ने पूछा। अजीब हमकाना सवाल है। अरे मैं उन हजरत को न जानूंगा तो फिर कौन जानेगा? मैं अरसा से इसकी ताक में हूं। मुझे शुबा है कि आजकल ये लड़कियों का व्यापार कर रहा है। जरा ये तो बताओ कि शहनाज कौन है, क्या करती है और उसका ताल्लुक किस खानदान से है? ये तो मुझे पता नहीं कि किस खानदान से ताल्लुक रखती है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ये मॉडर्न गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर है। तुम्हारी मुलाकात इससे किस तरह हुई? 2 माह कबल जब मैं 10 दिन की छुट्टियां गुजार कर घर से वापस आ रहा था तो ये मुझे ट्रेन पर मिली थी। हम दोनों कंपार्टमेंट में तन्हा थे, इसलिए एक दूसरे से शनासाई हासिल करने में दिक्कत ना हुई। इसके बाद से अक्सर हम दोनों एक दूसरे से यहाँ मिलते रहते हैं। क्या वो ये जानती है कि तुम्हारा ताल्लुक महकमा सुराग रसानी से है? नहीं, मेरे बहुत कम जाने वाले इससे वाकिफ हैं। ये अच्छी आदत है। दोनों खामोश हो गए। शहनाज और राम सिंह एक दूसरे से बातें करते हुए नाच रहे थे। शहनाज हंस हंस कर इससे कुछ के रही थी और वो तरह तरह के मुज़हका खेज मुंह बनाकर सुन रहा। पहला राउंड खत्म हो गया। कुछ लोग साइड में बैठकर सताने लगे और कुछ बार की तरफ चले गए। राम सिंह और शहनाज भी एक तरफ बैठकर सता रहे थे। शहनाज बार बार मोड़कर हमीद की तरफ देख रही थी। इससे शायद ख्याल था कि हमीद इसके पास आएगा, लेकिन जब इसने देखा कि हमीद अपनी जगह से हिला भी नहीं तो वो खुद उठकर उनकी तरफ बढ़ी। हेलो हमीद साहिब, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए चल कर बैठें। चलिए मैं आपको किशोर साहिब से मिलाती हूँ। इनसे अभी उसी वक्त मुलाकात हुई है, बहुत दिलचस्प आदमी हैं, शहनाज ने कहा। वो शायद हम लोगों से मिलना पसंद न करें, फरीदी ने कहा। वाह, ये कैसे हो सकता है? शहनाज ने हमीद को मुखातिब करके फरीदी की तरफ देखते हुए कहा। आपकी तारीफ। आप हैं मेरे दोस्त अहमद कमाल और आप में मिस शहनाज, हमीद ने तारुफ कराया। अब से मिलकर खुशी हुई, फरीदी ने शहनाज से हाथ मिलाते हुए मुस्कुरा कर कहा। मुझे भी, शहनाज ने अपने खूबसूरत दांतों की नुमाइश की। इतने में दूसरा राउंड शुरू हो गया। क्या मैं अब से दरख्वास्त कर सकता हूं? फरीदी ने शहनाज से कहा। वो बड़ी खुशी से, शहनाज ने दाहिना हाथ फैलाते हुए कहा। फरीदी ने दाहिना हाथ पकड़कर बायां हाथ इसकी कमर में डाल दिया और हल्के हल्के हलकोरे लेता हुआ नाचने वालों की भीड़ में आ गया। हमीद की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। राम सिंह अब किसी और लड़की के साथ नाच रहा था। फरीदी एक मशाक नाचने वाले की तरह अपने फन का मुजाहिरा कर रहा था। गालिबन वो शहनाज को भी आहिस्ता आहिस्ता सिखाता जा रहा था। हमीद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो कई बार उठा और बैठा, फिर बार की तरफ चला गया। एक बोतल लेमन पी और रुमाल से मुंह पोंछता हुआ वापस आ गया। फरीदी और शहनाज नाचते हुए इसके पास से गुजर रहे थे।
फरीदी ने शहनाज की नजरें बचाकर मुस्कुराते हुए हमीद को आंख मारी और हमीद को ऐसा मालूम हुआ जैसे इसके जिस्म पर सैकड़ों चींटियां रेंगने लगी हों। उसने होंठ सिकोड़ कर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। फरीदी ने झुककर शहनाज के कान में कुछ कहा और वो हमीद की तरफ देखकर हंसने लगी। हमीद का गुस्सा और तेज हो गया। उसने इधर उधर देखा। करीब ही मेज पर एक बूढ़ी और बदशक्ल औरत के करीब आया और इससे नाचने की दरख्वास्त की। पहले तो वो ये समझी कि शायद हमीद इसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन फिर उसकी कदरे संजीदगी देखकर हिचकिचाती हुई खड़ी हो गई। हमीद इससे बगलगीर होकर नाचने लगा। हाल में बेशुमार कहकहे गूंजने लगे। फरीदी और शहनाज हंस रहे थे कि उन्हें कदम संभालना दुश्वार हो गया था। हमीद इतनी संजीदगी से नाच रहा था जैसे कोई बात ही न हुई हो। अलबत्ता बुढ़िया बुरी तरह शर्मा रही थी। चंद मिनट गुजरने के बाद दोनों इस तरह घुल मिलकर बातें कर रहे थे जैसे बरसों के साथी। दूसरा राउंड खत्म हो गया। फरीदी, हमीद, शहनाज और बुढ़िया औरत एक मेज के गिर्द आ बैठे। कमाल साहिब, वाकई अपने कमाल भी कर दिया। शहनाज बोली, हमीद साहिब, मैं आपकी ममनून हूं कि आपने मुझे ऐसे बाकमाल आदमी से मिला दिया। मुझे उनसे रक्स सीखने में मदद मिलेगी। जरूर जरूर, हमीद ने हंसती हुए कहा। अभी आपने देखा ही किया है, ये वाकई बड़े बाकमाल आदमी है। फरीदी ने मेज के नीचे हमीद का पांव अपने पांव से दबा दिया। आपका नाम जाना मांगता। बूढ़ी औरत हमीद से मुखातिब होकर बोली, हमारा नाम। हमीद मुस्कुरा कर बोला, हमारा नाम उल्लू का पट्टा है। ठीक ठीक बताओ। बुढ़िया बेतहाशा हंसती हुई बोली, अच्छा, हद हद का पट्टा सही। हमीद ने कहा, नहीं, ठीक बोलो। हमीद ने झुककर आहिस्ता से इसके कान में कुछ कहा, तुम पागल है। वो हंसती हंसती हुई बोली और शर्मा कर सर झुका लिया। मालूम होता है किशोर साहिब चले गए, शहनाज ने कहा। ये किशोर साहिब कहाँ रहते हैं? फरीदी ने पूछा। पता नहीं, मुझसे तो यहां इसी वक्त मुलाकात हुई थी। वैसे हैं दिलचस्प आदमी। शहनाज का दुपट्टा बार बार शानों से ढलक रहा था। वो एक खूबसूरत लड़की थी। उम्र 22-23 साल से ज्यादा ना रही होगी। इसके चेहरे में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज इसके होंठ थे। ऊपरी होंठ निचले की मुनासबत से काफी पतला था। निचले होंठ के दरमियान का दिलावेज खम उसकी जिनसी शिद्दत पसंदी की गमाजी कर रहा था। हंसते वक्त गालों में खफीफ से गड़े पड़ जाते थे। हमीद इस वक्त इसे अजीब नजरों से गौर रहा था, ऐसी नजरें जिनमें शिकायत, गुस्सा और नापसंदीदगी की झलकियां दिखाई दे रही थीं। हमीद साहिब, आप इस कदर खामोश क्यों हैं? मैं दरअसल इसलिए खामोश हूं, हमीद ने मुस्कुरा कर कहा, कि खामोश रहने से खाना जल्द हजम हो जाता है। आप उन्हें खाना हजम करने दीजिए। फरीदी ने शहनाज का हाथ पकड़ते हुए कहा, आइए एक राउंड और हो जाए। तीसरे राउंड के लिए मौसीकी शुरू हो गई थी। फरीदी और शहनाज भी नाचने वालों की भीड़ में आ गए। हमीद ने फिर इस बुढ़िया के साथ नाचना शुरू कर दिया। आप वाकई बहुत अच्छा नाचते हैं, शहनाज ने आहिस्ता से कहा, और आप भी किसी से कम हैं। फरीदी ने कहा, अब करते क्या है? बहुत कुछ करता हूं और कुछ भी नहीं करता, यानी मटर गश्ती, फरीदी ने कहा। लेकिन फिर अचानक ऑर्केस्ट्रा रुक गया। नाचने वाले हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। होटल का मैनेजर ऊपर गैलरी में खड़ा चीख चीख करके रहा था, ख्वातीन व हजरात, मुझे अफसोस है कि आज का प्रोग्राम इससे आगे ना बढ़ सकेगा। क्यों, किस लिए? बहुत सी गुस्सीली आवाजें बैक वक्त सुनाई दे। यहां एक आदमी ने अभी अभी खुदकशी कर ली है। हाल में सन्नाटा छा गया। फिर बैक वक्त मुख्तलिफ किस्म की आवाजों के मिलने से एक अजीब किस्म की भिनभिनाहट गूंजने लगी। लोग एक एक करके जाने लगे, हत्ता कि थोड़ी देर बाद पूरे हाल में सिर्फ 8-10 आदमी रह गए। इनमें हमीद, फरीदी और शहनाज के अलावा होटल के मुलाजिमीन भी शामिल थे। तो हम लोग किस लिए रुके हुए हैं? शहनाज ने कहा। फरीदी बोला, लेकिन शायद आपको तन्हा वापस जाना पड़े। मुझे मैनेजर से कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे इसका इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, शहनाज बोली। अच्छा, फिर कब मिल रहे हैं? ये रहा मेरा कार्ड। फरीदी ने इसका कार्ड ले लिया जिस पर पता लिखा हुआ था।
फिर शहनाज चली गई। उस्ताद जी अपने तो कमाल कर दिया, हमीद शिकायत भरे लहजे में बोला। अगर इसी तरह अपना इरादा तब्दील करना था तो किसी और पर नजर इनात की होती। छोड़ो, आओ देखें क्या मामला है, फरीदी ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। बरामदे में काफी भीड़ थी। कमरा नंबर 3 के दरवाजे पर 2 कांस्टेबल खड़े हुए थे। फरीदी और हमीद को देखकर दोनों सलाम करते हुए एक तरफ हट गए। हमीद और फरीदी की नजर जैसे ही लाश पर पड़ी वो चौंक गए। कमरे का मंजर हद दर्जा मुतासिर कुन था। एक आराम कुर्सी पर लाश इस तरह पड़ी थी जैसे मकतूल बैठे बैठे टेक लगाकर कुछ देर के लिए ऊन गया हो। इसका दाहिना हाथ जिसमें पिस्तौल दिया हुआ था उसकी गोद में पड़ा था। बायां हाथ नीचे लटक कर जमीन पर टका हुआ था। गर्दन बाईं तरफ लुढ़क गई थी। फरीदी और हमीद ने एक दूसरे को मानी खेज नजरों से देखा। ये तो वही है जो शहनाज के साथ नाच रहा था। हमीद ने आहिस्ता से फरीदी के कान में, फरीदी ने इसका हाथ दबा दिया। हमीद खामोश हो गया। कमरे में 2 इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल होटल के मैनेजर का बयान ले रहे थे। वो तीनों इस तरह मशगूल थे कि उन्हें फरीदी और हमीद के आने की इत्तिला न हुई। होटल का मैनेजर कह रहा था कि किशोर साहिब तकरीबन 2 माह से इस होटल में ठहरे हुए थे। मैं इनके मुतालिक सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि उनके अहबाब उन्हें कनौर साहिब कहकर मुखातिब करते थे, और भला मैं ये क्यों कर बता सकता हूं कि उन्होंने खुदकशी क्यों की। लोगों का बयान है कि वो इस वक्त रक्स में भी शामिल था। दूसरे राउंड तक उन्हें वहां देखा गया है और फिर ये यहां अपने कमरे में चले आए थे। एक सब इंस्पेक्टर ने कहा, क्या ये मालूम हो सकता है कि ये किसके साथ नाच रहे थे? ये शायद सिवाय मेरे और कोई ना बता सके, फरीदी अचानक बोल पड़ा। सब लोग बैक वक्त पीछे मुड़कर देखने लगे। दोनों सब इंस्पेक्टर घबरा कर खड़े हो गए। ये तो बड़ा अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहिब के अब यहाँ मौजूद हैं, एक सब इंस्पेक्टर ने फरीदी की तरफ बढ़ते हुए कहा। ये एक नौजवान आदमी था जो शायद हाल ही में ट्रेनिंग लेकर आया था। इसके दूसरे साथी सब इंस्पेक्टर ने, जो काफी मुअम्मर था, बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन जल्द ही अपने ऊपर काबू पाने में कामयाब हो गया। आइए आइए, अब हमें ज्यादा परेशान ना होना पड़ेगा, दूसरा सब इंस्पेक्टर बोला। नहीं, मैं तो महज तमाशाई की हैसियत रखता हूं, फरीदी ने कहा। जब तक कोई काम सरकारी तौर पर मुझे ना सौंपा जाए मैं इसमें हाथ नहीं लगाता, और फिर खुद अब किसी से कम है। अरे साहिब, हम किया और हमारी बिसात किया, बूढ़ा सब इंस्पेक्टर बोला। खैर, ये तो आपका इंकिसार है, कहिए खुदकशी की वजह भी मालूम हुई या नहीं? फरीदी ने कहा। अभी तक तो कुछ भी नहीं मालूम हो सका, नौजवान सब इंस्पेक्टर बोला। इसके मुतालिक भी कुछ मालूम हुआ कि ये कौन है और किस रियासत के कनौर हैं? सब इंस्पेक्टरों ने होटल के मैनेजर की तरफ देखा। ये तो मैं भी नहीं बता सकता, होटल के मैनेजर ने कहा। फरीदी मुस्कुराने लगा। बड़ी अजीब बात है कि जो शख्स सोसाइटी में इस कदर मकबूल हो, इसके मुतालिक लोग इतना भी न जान सकें, फरीदी ने कहा। हाँ, तो गालिबन अभी आपने ये फरमाया था कि आप इस औरत से वाकिफ हैं जिसके साथ ये नाच रहा था। मैं जानता हूं, मगर शायद वो इस वाकये पर कोई रोशनी ना डाल सके, क्योंकि ना तो ये कनौर है और ना ये केस खुदकशी का है, फरीदी ने कहा। बूढ़ा सब इंस्पेक्टर हंसने लगा। तो गोया अब मेरे 25 साल तजुर्बे को झुटला रहे हैं, सब इंस्पेक्टर ने हंस कर कहा। जी हाँ, ये बात मैं अपने सिर्फ 6 साल तजुर्बे की बिना पर के रहा हूं, फरीदी ने कहा। अगर आपको यकीन ना हो तो ये देखिए, फरीदी ने मरने वाले की घनी मूंछें उखाड़ ले, कहीं कहीं एक आध बाल चुपके रहेगी।